भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1950 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1953 के अधीन, भारतीय संविधान के द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। वो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुई, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो गलत है वो हमें चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो सी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खालिस्तान के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं? सीबीआई की जांच के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच के बाद, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष है और हाई कोर्ट में सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 वर्ष। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन है वो निर्धारण किया जाता है, वो संसद के द्वारा किया जाता है। संसद विधि बनाकर क्या है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण करती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से
राष्ट्रपति। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। तो राष्ट्रपति ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ की जाती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत, मूल अधिकारिता के अंतर्गत, रिट अधिकारिता के अंतर्गत। तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति जो है वो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है वो सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5, 7, 11, 13। तो संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम जो है वो 5 होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन एक सही है। हमें इनमें से कौन सा सही है वो चुनना है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि इनमें से कौन सा एक सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो डी है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना, निचले न्यायालयों के आदेशों का पुनर्विलोकन करना, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनना, कानूनों का इस दृष्टिकोण से परीक्षण की क्या उनके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय जो है वो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उससे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन ए जो है वो क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, समस्त न्यायालयों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक तत्व निहित है। द गार्डियनशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनहेरिटेड इन राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय में, मंत्रिमंडल में। तो भारतीय संविधान का जो अभिभावक तत्व निहित है वो सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, उपयुक्त सभी को। तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है, विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है, उपयुक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शदात्री अधिकार है उसमें प्रयुक्त होता है कि सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श वो दे सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी जब वह एक ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श देने के लिए कहता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इससे हमारा अभिप्राय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो इसलिए हमारा यहाँ ऑप्शन जो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो भारत के राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसमें उससे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही नहीं है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये सही नहीं है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। तो इस प्रकार से इसमें सेकंड और फोर्थ जो है वो सही है, जो कि हमारे ऑप्शन डी में है। तो डी हमारा जो ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।